बीजेपी का बुराई हो रहा है, बीजेपी गलत कर रहा है, तो ऐसे ऐसे हैं लोग जो वो गलत कह रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैरियर ग्रीन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में, जैसा कि आज का जो क्लास है ये फिजिक्स का 5वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का जो प्रथम अध्याय है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, इस अध्याय का, इस चैप्टर का ऐसे 100 मास्टर पॉइंट आज बताने वाले हैं जो आपको पूरे यूट्यूब पर ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला है। ये बिल्कुल डिफरेंट है जिसे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम आपको आज वो 99 मास्टर पॉइंट बताने जा रहे हैं जो कि आपने कभी पहले नहीं देखे होंगे। तो आइए, जैसे कि पहला चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक हैं वो हम लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में कवर कर लिए। आज का इस लेक्चर 5 में हम बात करेंगे इन पूरे चैप्टर से ऐसे 99 मास्टर पॉइंट आज बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला मास्टर पॉइंट पर अगर हम आए तो वो है 99 मास्टर पॉइंट। ये 99 मास्टर पॉइंट आज हम आप लोगों के बीच एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बात करें हम सबसे पहले इस चैप्टर में प्रकाश के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश वह साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? प्रकाश का होता है। किसका होता है? प्रकाश का। तो प्रकाश एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा पॉइंट है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, प्रकाश कैसी तरंगे है? तो आप कहेंगे प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तीसरी पॉइंट का अगर हम बात करें तो प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। प्रकाश का जो गति होता है ना, ये निर्वात में भी गति कर सकता है। तो कितना गति कर सकता है, इसका क्या स्पीड होता है? अगर हम बात करें तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है ना, वो होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड, ये निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। अगर इसी का यूनिट को हम बदल दे, यूनिट को अगर चेंज कर दे, ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर सेकेंड में अगर बोले तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अदर पॉइंट की बात करें हम तो प्रकाश सामान्यतः सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो चलता है ना, वो हमेशा सरल रेखा में चलता, मतलब स्ट्रेट लाइन में चलता है। अगर रास्ता इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो तो ऐसे रास्ते में प्रकाश गमन नहीं करेगा। प्रकाश को चलने के लिए हमेशा जो लाइन होना चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, सीधी रेखा होना चाहिए। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा, ना कि टेढ़ी रेखाओं में। प्रकाश का सीधी रेखा में चलना प्रकाश का सरल रेखीय संचरण कहलाता है। प्रकाश जो सीधी रेखा में चलता है ना, तो प्रकाश के चलने का, सीधी रेखा में चलना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का संचरण कहलाता है। जो वस्तु स्वयं प्रकाश देती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जो वस्तु स्वयं प्रकाश दे उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। और जो वस्तु स्वयं प्रकाश नहीं दे उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। सूर्य एक क्या है? प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु है। मतलब सूर्य जो है वो एक प्रकार का नेचुरल लाइट सोर्स है। दूसरी अगर बात करें बल्ब का, तो बल्ब क्या है? एक कृत्रिम प्रदीप्त वस्तु है। यह मैनमेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जो वस्तु स्वयं प्रकाश नहीं देती है वो अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है, और जो वस्तु स्वयं प्रकाश देती है उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। बात अगर हम करें चंद्रमा का, तो चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है। आप पूछेंगे कि सर चंद्रमा में तो प्रकाश होता है, चंद्रमा का रोशनी होता है, तो फिर चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु कैसे हुआ? चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा में प्रकाश कहां से आता है? जब सनराइज होता है, सूर्य उदय होता है, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और वही प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर जब पृथ्वी तक आता है तब हमें ऐसा दिखता है कि चंद्रमा दिख रहा है, चंद्रमा से प्रकाश आ रहा है। चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसलिए हम लोग चंद्रमा को क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। प्रकाश की सीधी रेखा को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश का जो इस तरह का सीधी रेखा होता है ना, सीधी रेखा, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का किरण। क्या कहेंगे? प्रकाश का किरण। और प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जब एक
एक दो रहे तो उसे प्रकाश किरण कहेंगे। और जब कई सारा किरण एक ग्रुप में रहे, समूह में रहे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह से कई सारा अगर समूह में रहेगा तब हम लोग कहेंगे प्रकाश का किरण पुंज। ठीक है। समांतर किरणों का समूह को, समांतर किरणों का जो समूह होता है उसको हम लोग कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। जैसे कई सारा लाइट अगर एक पैरेलल लाइन में हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। दूसरा है एक बिंदु पर मिलने वाली किरण का पुंज अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे कि कई सारे किरण जाकर एक बिंदु पर क्या हो जाता है, इस तरह से मिल जाता है, एक बिंदु पर जाके क्या हो जाता है, मिल जाता है, मिल जाता है। तो ऐसे किरण को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण। क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी पुंज। एक बिंदु से फैलने वाली किरण का पुंज अपसारी किरण पुंज कहता है। जब कोई भी किरण एक बिंदु से निकलता है, मान लीजिए इस पॉइंट से निकलता है और क्या होता चला जाता है, फैलता चला जाता है, इस तरह से, इस तरह से फैलता चला जाता है, फैलता, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसका क्या हो जाता है, डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे किरण को हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण। अपसारी किरण का मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे फैलता चला जाएगा। और अभिसारी का मतलब होता है कि आगे जाके किसी एक बिंदु पर सारा क्या हो जाना, इकट्ठा हो जाना। और समांतर का मतलब होता है कि वो कभी भी एक दूसरे के ना ही दूर जाएगा और ना ही नजदीक होगा, वो हमेशा समांतर चलता चला जाएगा, उसे समांतर पुंज कहेंगे। और जो एक बिंदु पर जाके मिल जाएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, अभिसारी कहेंगे। और जो आगे चलते जाने के बाद फैलता चला जाएगा उसको क्या कहेंगे, अपसारी कहेंगे। क्लियर है। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की दिशा बदल जाती है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की दिशा क्या होता है, बदल जाती है। जैसे कि जब कोई आपतित किरण किसी परावर्तक सतह पर टकराएगा, मान लीजिए यह एक अपरावर्तक सतह है, अब यहाँ से कोई किरण आ रहा है, इस किरण को हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। और जैसे परावर्तक सतह से टकराएगा तो ये टकराकर वापस जो जाएगा, इसकी दिशा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आ रहा था इस दिशा में और परावर्तन के बाद अब वापस इस दिशा में जा रहा है। तो प्रकाश के परावर्तन के बाद उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसका दिशा क्या हो जाता है, बदल जाता है। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश उसी माध्यम में लौटता है। परावर्तन में होता क्या है, डायरेक्शन तो बदलता है, लेकिन जिस मीडियम में वो आता है वापस टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस चला जाता है, उसका माध्यम नहीं बदलता है। जिस माध्यम में आया परावर्तन के बाद उसी माध्यम में चला जाएगा, लेकिन डायरेक्शन उसका क्या हो जाता है, बदल जाता है। चिकनी सतह से नियमित परावर्तन करती है। अगर कोई सतह चिकनी है, ठीक है, जैसे कि एक सतह है इस तरह से, चिकना सतह है, चिकना सतह है, और इस चिकने सतह में से जब परावर्तन होगा, चिकने सतह से जब परावर्तन होगा, ये बिल्कुल क्या होगा, स्मूथ होगा, बिल्कुल क्या होगा, स्मूथ होगा। और ऐसे परावर्तन को हम लोग क्या नाम दे देंगे, ऐसे परावर्तन को बोलेंगे नियमित परावर्तन। तो साफ साफ शब्दों में हम कह सकते हैं कि चिकने सतह से जो परावर्तन होगा उस परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन कहेंगे। और जो खुदरी सतह से परावर्तन होगा उसे अनियमित परावर्तन कहेंगे। खुदरी सतह मतलब अगर स्मूथ सरफेस नहीं हो, ऊंचा नीचा इस तरह का गड्ढा वड्ढा वगैरह हो, तो उसमें जब प्रकाश का किरण पड़ेगा ना तो उसका दिशा समांतर नहीं होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो वैसे परावर्तन को हम लोग कहेंगे अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी सतह से प्रकाश का वापस उसी माध्यम में लौटना परावर्तन कहलाता है। जब कोई प्रकाश जिस सतह पर आता है, जिस माध्यम से आकर किसी सतह पर टकराता है, परावर्तन के बाद जो है वो प्रकाश क्या हो जाएगा, उसी माध्यम में रिटर्न चला जाएगा। इस घटना को, इस इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जिस सतह से प्रकाश परावर्तित होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं, मतलब आके जिस पर टकराएगा। अब मान लीजिए कोई गाड़ी है, वो जाके एक्सीडेंट करेगा किसी पिलर से, ठीक है, तो वो पिलर क्या कहलाएगा, परावर्तक सतह। ठीक है, एक्सीडेंट होने के बाद वो इधर उधर चला जाए और इधर एक्सीडेंट होने के बाद जिधर जाएगा वो क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। जिस सतह से प्रकाश परावर्तित होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। दर्पण एक अच्छा परावर्तक सतह है। सबसे अच्छा अगर परावर्तक पृष्ठ की बात करें तो मिरर, दर्पण जो होता है, मिरर जो होता है वो सबसे अच्छा परावर्तक पृष्ठ होता है।
आपतित किरण वह किरण है जो परावर्तक सतह पर आता है, मतलब एक परावर्तक सतह बना हुआ है, ठीक है, और इस परावर्तक सतह पर जो किरण आएगी, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। इसे ही क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। और वापस परावर्तक सतह से टकरा कर जब वापस चला जाएगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। और जिस बिंदु पर आके टकराएगा इस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु। और इस बिंदु पर अगर हम कोई लंब खींच दे तो इसे हम लोग कहेंगे अभिलंब, नॉर्मल। क्लियर है? तो परावर्तित किरण वह किरण है जो परावर्तन के बाद लौटती है, और आपतित किरण वह है जो आकर परावर्तक सतह से टकराती है। जो जाके परावर्तक सतह से टकराएगा वो क्या कहलाएगा, आपतित किरण, और टकराने के बाद जब वापस जाएगा वो क्या कहलाएगा, परावर्तित किरण। आपतन बिंदु वह बिंदु है जहां आपतित किरण सतह से टकराती है। आपतन बिंदु समझे, जैसे आपतित किरण आया इस सतह पर आके टकराया, ठाई से टकराएगा, यहाँ पे जिस पॉइंट पर टकराएगा, जिस जगह पर टकराएगा वही क्या कहलाएगा, वही आपका आपतन बिंदु कहलाएगा, वही आपतन बिंदु कहलाएगा। आपतन बिंदु वह खींची गई लंब रेखा को अभिलंब मतलब नॉर्मल कहते हैं। आपतन बिंदु पर जो कोई रेखा खींचेंगे ये आपतन बिंदु है, इस पर जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं अभिलंब, अभिलंब कहते हैं। इसे इंग्लिश में नॉर्मल कहा जाता है, नॉर्मल कहा जाता है। और यहाँ से जो टकरा के वापस जाता है इसे हम लोग, इसे आपतित किरण, इसे परावर्तित किरण, और इसे अभिलंब कहेंगे, और इसे आपतन बिंदु कहेंगे। तो क्या कहेंगे, आपतन बिंदु, बिंदु कहेंगे। आपतन कोण को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, मतलब आपतन कोण को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और परावर्तन कोण को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपतन कोण इंसिडेंट एंगल और परावर्तन कोण रिफ्लेक्टेड एंगल, इसलिए इसको आई से और इसको आर से प्रदर्शित किया जाता है। कोण हमेशा अभिलंब से मापा जाता है। एंगल को मेजर करने की अगर बात आ जाए, कोण को नापने की बात आ जाए तो हमेशा कोण को कहां से मापा जाता है, नॉर्मल से, अभिलंब से। मतलब आपतित किरण आके जिस बिंदु पर टकराता है उस पर खींचा गया लंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण बनेगा ना उसी को आपतन कोण कहेंगे, और उसे आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब टकराने के बाद वापस चला जाएगा उसे परावर्तित किरण कहेंगे। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनेगा कोण आर कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाएगा, ठीक है। परावर्तन का पहला नियम कहता है, परावर्तन का दो नियम होता है। पहला नियम होता है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का, दूसरा नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर होता है। ये दो रूल होता है, दो नियम होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो पहला जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट रूल जो है वो कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब कि आपतन कोण जो है वो बराबर होगा किसका, परावर्तन कोण का। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण का बराबर होता है। परावर्तन का दूसरा नियम यह बताता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। परावर्तन का दूसरा नियम यह बताता है कि आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों एक ही बिंदु पर होता है, एक ही पॉइंट पर होता है। परावर्तन के नियम सभी परावर्तक सतहों पर लागू होता है। परावर्तन ऐसा नहीं है कि कुछ सतह पर लागू होगा और कुछ सतह पर लागू नहीं होगा। रिफ्लेक्शन लॉ टोटल सरफेस पे लागू होता है, ठीक है। कोई भी सतह हो, चिकना हो उसमें भी परावर्तन हो, खुदरा सतह हो उसमें भी परावर्तन होगा, लेकिन चिकने सतह में स्मूथ परावर्तन होगा और खुदरे सतह में नियमित परावर्तन नहीं होगा, अनियमित परावर्तन होगा। परावर्तन के नियम समतल और गोलीय दोनों दर्पण पर लागू होता है। अगर दर्पण में हम बात करें तो समतल दर्पण जो होता है हमारा, प्लेन मिरर जो होता है, इसमें भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लागू होता है। अगर हम बात करें गोलीय दर्पण का, स्फेरिकल मिरर का, तो उसमें भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लागू होता है। प्रकाश की दिशा बदलने पर भी उसकी चाल समान रहती है यदि माध्यम समान हो। प्रकाश की अगर बात करें, हम डायरेक्शन को अगर चेंज कर दे तो भी उसका स्पीड क्या होगा,
सेम होगा, बट मीडियम उसका सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब हम निर्वात में प्रकाश की चाल को अलग देखते हैं, अगर वही निर्वात से बाहर के माध्यम में चला जाए तो उसका चाल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। सीधा सीधा बात हम कहेंगे कि दिशा बदलने से प्रकाश की चाल में बदलाव नहीं होता है, लेकिन अगर हम उसका मीडियम को बदल दें, उसका माध्यम को बदल दें, तब प्रकाश का चाल में भी क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। परावर्तन में प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का, तो परावर्तन में लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो चेंज नहीं होता है। परावर्तन में प्रकाश का जो आवृत्ति होता है वो नहीं बदलता है। परावर्तन में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य भी समान रहती है। अगर हम बात करें लाइट का वेवलेंथ का बात करें, तो वेवलेंथ जो लाइट का होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। रिफ्लेक्शन में वेवलेंथ भी क्या होता है, इक्वल होता है, समान होता है। चिकनी सतह पर नियमित परावर्तन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और खुदरी सतह पर विस्तृत परावर्तन होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अब हम बात करें समतल दर्पण का, जो समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है ना, वो बिल्कुल क्या होता है, समतल होता है। समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बिल्कुल समतल होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी मतलब ये रियल नहीं होता है, ये वर्चुअल होता है, मतलब किसी बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है, वास्तव में आता हुआ नहीं दिखता है। ऐसा इमेजिन किया जाता है कि लाइट किसी बिंदु से आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासीय प्रतिबिंब बनता है। अगर बात करें हम, तो समतल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वो वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, सीधा होगा। प्रतिबिंब की आकार का बात करें तो वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा, मतलब साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के हमेशा बराबर होगा। किस दर्पण में, समतल दर्पण में। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, ठीक है, जितनी दूरी पर वस्तु सामने होती है। अगर हम समतल दर्पण में कोई ऑब्जेक्ट को 10 मीटर के डिस्टेंस में रखेंगे तो समतल दर्पण में जो हमारा इमेज बनेगा वो भी कितने डिस्टेंस पर बनेगा, 10 मीटर के डिस्टेंस पर बनेगा। मतलब जितनी दूरी पर वस्तु को रखेंगे उसका प्रतिबिंब भी समतल दर्पण में उतना ही दूरी पर बनेगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्वतः उल्टा होता है। पार्श्वतः उल्टा का क्या मतलब होता है कि जब आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से उठाओगे तो आईने में जब देखोगे, समतल दर्पण में जब आप देखोगे तो वहां पे लगेगा मेरा राइट हैंड उठ रहा है, ठीक है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्वतः परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्वतः क्या होता है, उल्टा होता है। पार्श्वतः परावर्तन का मतलब होता है बायां को दायां दिखना और दायां को बायां दिखना। दायां जो होता है वो बायां बदल जाता है और बायां किसमें बदल जाता है, दायां में बदल जाता है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। समतल दर्पण में प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगर हम समतल दर्पण की बात करें तो उस पर जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है ना, उसको हम कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और सीधा जब भी सीधा बनेगा तो वो कैसा होगा, आभासीय होगा, इमेजिनरी होगा, वो रियल नहीं होगा। पर्दे पर प्राप्त कब किया जाएगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, जब इमेज रियल बनेगा, तब उसको हम पर्दे पर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, आभासीय होता है। समतल दर्पण में आवर्धन जो होता है वो कितना होता है, आवर्धन मैग्निफिकेशन, प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो +1 होता है। समतल दर्पण का प्रयोग दर्पण में किया जाता है, ठीक है। प्लेन मिरर का यूज जो है वो किसमें किया जाता है, मिरर में किया जाता है। समतल दर्पण का प्रयोग दर्पणों में किया जाता है। समतल दर्पण का प्रयोग पेरिस्कोप में किया जाता है, मतलब पेरिस्कोप में भी समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप में समतल दर्पण का यूज होता है। कैलिडोस्कोप में भी समतल दर्पण का उपयोग होता है। वाहन में सामान्यतः समतल दर्पण का उपयोग पीछे देखने के लिए नहीं किया जाता है। अगर हम बात करें पीछे देखने के लिए अगर समतल दर्पण का प्रयोग करना तो वो नहीं करते हैं, ठीक है।
वाहन का पीछे देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल नहीं। समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। समतल दर्पण में जो वस्तु का दूरी होता है और प्रतिबिंब का दूरी होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। अभी जस्ट आप लोग को हम बताए ना, समतल दर्पण में जितना डिस्टेंस पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतना ही डिस्टेंस में उसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। मतलब वस्तु को जितना दूरी पर रखेंगे उसका प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनेगा। वस्तु दर्पण के जितनी पास होगी प्रतिबिंब भी उतना ही क्या होगा? पास होगा। मतलब वस्तु को दर्पण के जितना नजदीक लाएंगे, जितना साइड में लाएंगे, प्रतिबिंब भी क्या होगा? उतना ही नजदीक चला आएगा। जैसे कि आप कभी कभी आईने में देखते होंगे, शीशे में देखते होंगे, जब दूर जाते होंगे तो क्या होता है? आपका इमेज भी दूर चला जाता है समतल दर्पण में। और जब आप इस तरह से उसके करीब जाते हैं तो वो आईने के करीब इमेज भी आता है। और साइज भी क्या होता है? जिस तरह से आप उनके करीब जाते हैं और आपका इमेज का भी साइज क्या हो जाता है? बढ़ने लगता है। तो वस्तु दर्पण के जितनी पास होगी प्रतिबिंब भी क्या होगा? उतना ही पास होगी। वस्तु को दर्पण से 2 मीटर दूर रखने पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2 मीटर पर बनेगा। क्लियर है? अगर हम वस्तु को 2 मीटर दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कितने मीटर दूरी पर बनेगा? 2 मीटर दूरी पर। वस्तु को अगर हम 10 मीटर दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कितने मीटर दूरी पर बनेगा? 10 मीटर दूरी पर। क्लियर है? नेक्स्ट है, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच दूरी 2D होती है। सामान्यतः दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति आभासीय और सीधा होता है। समतल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब आभासीय और सीधा होता है। समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब एक दूसरे के सममित होते हैं। मतलब सममित मतलब समान होते हैं। वस्तु दूरी बढ़ेगा तो प्रतिबिंब दूरी बढ़ेगा, वस्तु दूरी घटेगा तो प्रतिबिंब दूरी घटेगा। वस्तु को नजदीक लाएंगे तो प्रतिबिंब भी नजदीक आएगा, वस्तु को दूर करेंगे तो प्रतिबिंब भी दूर होगा। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण जो होता है इस तरह से गोलीय दर्पण होता है हमारा, पूरा गोला सा भाग होता है। और इसकी बाहरी भाग को अगर हम इस तरह से पेंट कर देते हैं, कलई कर देते हैं, तो ये कौन सा दर्पण बन जाएगा? यह कहलाएगा अवतल दर्पण। अगर इसका अंदर का भाग को हम इस तरह से पेंट कर देते हैं, अंदर का भाग को पेंट कर देते हैं, तो ये जो दर्पण कहलाएगा क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो गोलीय दर्पण बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एस्फेरिकल मिरर जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है? एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण अंदर की ओर मुड़ा होता है। अवतल दर्पण को अगर आप देखेंगे तो वो किधर मुड़ा होता है? अंदर की ओर मुड़ा होता है। किधर मुड़ा होता है? अंदर की ओर। अगर हम उत्तल दर्पण को देखें तो वो बाहर की ओर उभरा होता है। बाहर की ओर क्या होता है? उभरा, इस तरह से बाहर की ओर उभरा होता है। बाहर अंदर में इस तरह से पेंटिंग रहता है, अब बाहर की ओर उभरा होता है। अगर हम अवतल दर्पण को देखें तो वो इस तरह से अंदर की ओर उभरा होता है। क्लियर है? गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव, पोल कहते हैं। और इसे हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। गोलीय दर्पण के गोले का केंद्र, गोलीय दर्पण जो होता है उस ये पूरे गोले का जो सेंटर होता है, केंद्र होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। और इसे हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। वक्रता केंद्र को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का जो दूरी होता है उसे हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को R से रिप्रेजेंट करते हैं। मुख्य अक्ष ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा होता है। मुख्य अक्ष क्या होता है? ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक रेखा होता है। इस तरह का कोई गोलीय दर्पण हो और ये जो रेखा होता है ये क्या होता है? सेंटर C और ये ध्रुव P, यहाँ से गुजरने वाली ये पूरी रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं? इस रेखा को ही हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। मुख्य फोकस को हम लोग F से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस को किससे प्रदर्शित करते हैं? F से। मुख्य फोकस को F से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो फोकस दूरी होता है, फोकल लेंथ होता है, उसे हम लोग F से ही रिप्रेजेंट करते हैं।
उसे भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से, बट स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। गोलीय दर्पण के लिए आर इज इक्वल टू 2f, मतलब रेडियस जो होगा, वक्रता त्रिज्या जो होगा, वो फोकस दूरी का क्या होगा? 2 गुना होगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे r इज इक्वल टू 2f, r इज इक्वल टू 2f, मतलब वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी का क्या होगा? 2 गुना होगा। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या होगा? 2 गुना। अगर आपसे पूछ ले फोकस जो होगा, फोकस f बराबर क्या हो जाएगा, तो फोकस f बराबर क्या हो जाएगा? r/2। r/2 का मतलब फोकस जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, और वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस का 2 गुना होता है। तो r इज इक्वल टू 2f और f इज इक्वल टू r/2, f इज इक्वल टू r/2। अवतल दर्पण का फोकस हमेशा वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो हमेशा रियल होता है, वास्तविक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस हमेशा आभासीय होता है। उत्तल दर्पण का फोकस आभासीय होता है। अवतल दर्पण समांतर किरणों को एक बिंदु पर एकत्र करता है, मतलब एक बिंदु पर जाके क्या कर देता है? ज्वाइंट कर देता है, जमा कर देता है। ठीक है। और उत्तल दर्पण समांतर किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है। उत्तल दर्पण का काम होता है कोई किरण अगर आ रहा है तो उसको क्या कर देना? फैला देना। और अवतल दर्पण का काम होता है कोई भी किरण अगर आ रहा है तो उसको एक बिंदु पर ज्वाइंट कर देना। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। सेविंग दर्पण के रूप में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। हम लोग अगर बात करें सेविंग मिरर के रूप में, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में कि सेविंग मिरर के रूप में किस मिरर का यूज किया जाता है, तो सेविंग मिरर में हमेशा किसका यूज किया जाता है? अवतल का। किसका यूज किया जाता है? अवतल का। तो सेविंग दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दंत चिकित्सा, जो डेंटलिस्ट होता है, ठीक है, डेंटलिस्ट पेशेंट का दांत को अच्छी तरह से देखने के लिए किसका इस्तेमाल करता है? अवतल दर्पण का उपयोग करता है। सौर भट्टी, जो सोलर भट्टी होता है ना, उसमें भी हम लोग किसका यूज करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। वाहन के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। हम लोग जो गाड़ी होता है ना, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, उस हेडलाइट में भी किसका इस्तेमाल होता है? तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। टॉर्च में भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। वाहन के पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग वाहन का पीछे देखने के लिए जो दर्पण लगाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं साइड मिरर, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि वाहन के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है कि वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र का दृश्य दिखाता है, मतलब साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण करता क्या है? वो क्षेत्र को बड़ा करके दिखाता है। अगर साइड में साइड से कोई गाड़ी जा रहा है, उसका साइज को बढ़ा के दिखाता है, ठीक है, जिससे कि ड्राइवर को साफ साफ पता चल पाए कि आसपास कोई गाड़ी आ रहा है या जा रहा है। इसलिए हम लोग जो वाहन होता है उसके पीछे का क्षेत्र देखने के लिए साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासीय प्रतिबिंब बनाता है, मतलब वर्चुअल इमेज बनाता है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। एक कॉम्बिनेशन आप लोग अच्छी तरीका से याद रखिएगा, ये याद रखने वाली बात है। जब भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा वो हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा वो हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक बने तो उल्टा होगा और आभासीय बने तो सीधा होगा। ये बात को याद रखिएगा। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है हमेशा वो वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। उत्तल दर्पण में जो इमेज बनता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से क्या होता है? स्मॉल साइज का होता है। और समतल में क्या होता था? समतल में जितना बड़ा वस्तु होता था उतना ही बड़ा क्या होता था? प्रतिबिंब होता था, उसमें बराबर होता था। लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? वस्तु से हमेशा प्रतिबिंब छोटा होता है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये बात हम आपको अभी जस्ट बताए हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। आपसे पूछा जाएगा
कि कौन सा दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनाता है। तो अवतल दर्पण वास्तविक और आभासीय दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। उत्तल दर्पण क्या करेगा? केवल और केवल आभासीय प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन अवतल दर्पण क्या है? ये मौका मिला तो वास्तविक बना देगा और मौका मिला तो आभासीय बना देगा। मतलब अवतल दर्पण का कैरेक्टर ठीक ठाक नहीं है, वो जिधर देखेगा उधरे झुक जाएगा। जैसे अभी बात चल रही है, बीजेपी का बुराई हो रहा है, बीजेपी गलत कर रहा है, तो ऐसे ऐसे हैं लोग जो वो गलत कह रहे हैं। तो उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण हमेशा कट्टर बीजेपी बोल सकते हो इसको। अगर गलत भी कर रहा है तो भी कहेगा सही कर रहा है। लेकिन अवतल दर्पण जो होता है वो समझदार होता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, कंडीशन जैसा हो वैसा काम करता है, कभी वास्तविक बनाता है, कभी काल्पनिक बनाता है। लेकिन उत्तल दर्पण सिद्धांतवादी है भाई, ये चेंज नहीं होगा, ये हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? आभासीय प्रतिबिंब बनाएगा। अब दर्पण का सूत्र अगर हम देखें, मिरर का फॉर्मूला देखें, तो दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। मतलब 1/, फोकस दूरी बराबर होता है 1/, वस्तु दूरी प्लस 1/, प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, u क्या होता है? u वस्तु दूरी होता है। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। v बराबर प्रतिबिंब दूरी और u बराबर वस्तु दूरी और f बराबर फोकस दूरी। तो 1/, फोकस दूरी बराबर हो जाएगा 1/, प्रतिबिंब दूरी प्लस 1/, वस्तु दूरी। 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस, या 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। दर्पण का आवर्धन, अगर मिरर का मैग्निफिकेशन की बात करें हम, तो दर्पण का आवर्धन m बराबर फॉर्मूला होता है माइनस का v अपॉन u, माइनस का v अपॉन u, मतलब माइनस में इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हमारा था क्लास 10th के प्रथम अध्याय फिजिक्स का जो पहला चैप्टर था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रथम चैप्टर से रिलेटेड ये 99 ऐसे मास्टर पॉइंट था जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स को अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके एग्जाम का जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएगा और ये काफी कम टाइम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर पकड़ बना देंगे। तो ये 99 पॉइंट का आज का ये सेशन था। तो आज का क्लास यहीं तक था। बाकी का जो आगे होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन और जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन होगा, वो लेक्चर 6 में आपको, लेक्चर 6 और लेक्चर 7 में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।